दिल्ली सल्तनत का विस्तार। पिछले पाठ में हमने दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बारे में पढ़ा था। हमने देखा कि सल्तनत के बड़े अधिकारी सुल्तान से दबकर नहीं रहना चाहते थे। हमने ये भी देखा कि सुल्तान के अधिकारी गांवों से लगान इकट्ठा नहीं कर पा रहे थे। बाद के सुल्तानों ने इन समस्याओं का किस तरह समाधान किया। गयासुद्दीन बलबन की मृत्यु के कुछ सालों बाद सन 1990 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी सुल्तान बना। जलालुद्दीन खिलजी उदारता व क्षमाशीलता को आधार बनाकर शासन करना चाहता था, लेकिन कुछ सालों बाद उसके ही भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने उसे छल से मार दिया और खुद सुल्तान बन गया। दिल्ली के सुल्तानों के शिलालेख तो बहुत कम मिलते हैं, लेकिन उनके दरबार में रहने वाले इतिहासकारों व कवियों के द्वारा लिखी किताबों से हमें काफ़ी जानकारी मिलती है। प्राचीन काल के राजाओं में से कुछ ही राजाओं के शिलालेख हमें मिलते हैं। बाकी राजाओं के बारे में हमें बहुत कम या नहीं के बराबर जानकारी मिलती हैं। लेकिन सल्तनत काल के इतिहासकारों ने लगभग हर छोटे बड़े सुल्तान के बारे में काफ़ी विस्तार से लिखा है। उनके अलावा इन सुल्तानों के सिक्के और उनके द्वारा बनाई गई इमारतों से भी हमें बहुत जानकारियाँ मिलती हैं। इस समय सूफी संतों ने कई पुस्तकें लिखी, जिनसे इस समय के लोगों के जीवन के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो की किताबों से हमें पता चलता है कि अलावा बरनी नामक इतिहासकार की पुस्तक तारीख़-ए-फ़िरोज़ शाही से भी जानकारी मिलती है। अलाउद्दीन खिलजी सन 1296 में दिल्ली का सुल्तान बना। वह बड़ा महत्वाकांक्षी था और उसने सल्तनत को दृढ़ता से बनाया। सुल्तान बनने से पहले ही उसने दक्षिण भारत के देवगिरी राज्य को हराया और वहां से काफ़ी धन लूट कर लाया। उस धन से उसने न केवल अपनी सेना को मजबूत बनाया, बल्कि बड़े अमीरों में धन बांटकर उन्हें अपनी तरफ कर लिया। धीरे धीरे उसने ज़्यादातर अमीरों व सरदारों को अपने नियंत्रण में कर लिया। उसने ऐसे कड़े नियम बनाए कि कोई भी अमीर अपनी मनमानी नहीं कर पाता था और सुल्तान की हर बात उसे माननी पड़ती थी। जो अमीर उसकी बात को नहीं मानते थे, उन्हें वह कठोर दंड देता था और उसकी जगह नए अमीर नियुक्त कर देता था। उसने बहुत से भारतीय मुसलमानों को भी ऊंचे पद दिए। अलाउद्दीन ने अमीरों के विद्रोह को रोकने के लिए शराब पीना, शादी ब्याह में खुलकर उत्सव मनाना, बड़ी दावत आदि पर रोक लगा दी। उसका मानना था कि ऐसे मौक़ों पर अमीर सुल्तान के खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं। इसके अलावा उसके जासूस उसे हर अमीर की खबर देते रहते थे। इन कारणों से उसके खिलाफ कोई विद्रोह न हो सका। राज्य का विस्तार। अलाउद्दीन के पास ताकतवर सेना व अनुशासित अमीर थे। उनका उपयोग उसने नए राज्यों को जीतने के लिए किया। सन 1299 में उसने गुजरात पर विजय पाई। उसके बाद रणथंभौर, चित्तौड़ और मालवा निमाड़ इसे अपने सल्तनत दिल्ली में मिला लिया। अलाउद्दीन ने दक्षिण के राज्य देवगिरी पर कई बार आक्रमण किया और उसे परास्त कर बहुत सा धन लूटा, लेकिन देवगिरी को अपने राज्य में नहीं मिलाया। फिर वह एक लंबे अभियान में दक्षिण भारत के तमाम राजाओं को हराते हुए सुदूर दक्षिण में मदुरै व रामेश्वरम तक जा पहुंचा। इस दक्षिण अभियान का मुख्य उद्देश्य साम्राज्य स्थापित करना था। इसके साथ साथ वह धन भी प्राप्त करता था। इस कारण इन राज्यों को जीतने के बाद अलाउद्दीन ने उन्हें उन्हीं राजाओं के हाथ सौंप दिया और बदले में उनसे हर साल कुछ कर एवं उपहार लेता था। अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य सन 1315 ईस्वी।
यहाँ आप देख सकते हैं पाकिस्तान मंगोल से लेकर भारत के उत्तर से पूर्वी क्षेत्र की ओर इसका राज्य साम्राज्य फैला हुआ था। लाहौर, मुल्तान, जैसलमेर, दिल्ली, आगरा, अजमेर, रणथंभौर, चित्तौड़, इलाहाबाद, उज्जैन, मालवा क्षेत्र, लखनऊ, पटना, बंगाल इत्यादि क्षेत्र तक अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य फैल चुका था। अलाउद्दीन खिलजी के राज्य का सभी खर्च युद्ध से और किसानों के लगान से निकाला जाता था। कुछ हद तक यह बात ठीक है, मगर शासन का अधिकांश खर्च किसानों से लिए गए लगान भूमि कर से चलता था। अलाउद्दीन ने तय किया था कि किसान अपनी उपज का आधा हिस्सा लगान के रूप में देंगे, मगर ये बहुत ज़्यादा था। अलाउद्दीन ने इस समय प्रचलित कई छोटे छोटे करों को हटा दिया था और केवल भूमि कर और चराई कर वसूल करने का निश्चय किया था। इससे किसानों को अत्यधिक कर नहीं देना पड़ा। कर वसूल करने वाले पुराने राजाओं और अधिकारियों को नुकसान हुआ, क्योंकि अब उनकी आय कम हो गई। अलाउद्दीन ने दिल्ली में अपने सैनिकों को कम कीमत में पर्याप्त सामान मिले, इसके लिए भी विशेष प्रयास किया। उसने सभी सामानों की कीमत तय करके ऐलान कर दिया कि जो भी व्यापारी उससे अधिक कीमत लेगा या सही वजन से कम तोलेगा, उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। साथ ही सभी वस्तुओं के बाजार को नियत स्थान पर रखा ताकि मूल्य को नियंत्रित किया जा सके। सेना में भ्रष्टाचार न फैले, इसके लिए उसने अपने सैनिकों के चेहरों का ब्यौरा दर्ज करवाया, हुलिया प्रथा कहते हैं इसे, और घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की ताकि उनकी सही पहचान हो सके। इन सब के अलावा अलाउद्दीन की एक बड़ी उपलब्धि थी मंगोलों के आक्रमण को रोकना। मंगोल मध्य एशिया से लूटपाट करने व साम्राज्य स्थापना के लिए बड़ी सेना लेकर भारत आए थे। अलाउद्दीन ने बड़ी सफलता के साथ उन्हें अपनी सीमा के बाहर ही रोक दिया और इस तरह दिल्ली सल्तनत मंगोलों के आक्रमण से बच गई। सन 1316 में अलाउद्दीन की मृत्यु हो गई। उसके मरने के कुछ ही साल बाद दिल्ली में एक नए वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की। यह वंश था तुगलक वंश और इस वंश का पहला सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक। सन 1320 में गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली का सुल्तान बना और तुगलक वंश की स्थापना की। उसने अलाउद्दीन की कठोर नीतियों को छोड़कर उदारपूर्वक शासन करना चाहा। उसने दिल्ली के पास तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना की, किंतु सिर्फ 5 वर्ष शासन करने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद मुहम्मद बिन तुगलक सुल्तान बना। वह विद्वान, महत्वाकांक्षी और दूरदर्शी शासक था। उसने कई योजनाएं लागू की, जिसके कारण इतिहास में उसका नाम प्रसिद्ध है। सन 1334 ईस्वी में तुगलक साम्राज्य। राजस्थान, दिल्ली, मांडू, गुजरात, दौलताबाद, तिलंग, कापिली, द्वार समुद्र, गाबर, लखनऊटी, इस प्रकार से उत्तर भारत से लेकर पूर्वी भारत और ये दक्षिण भारत और ये पश्चिम भारत पूरा क्षेत्र में तुगलक साम्राज्य स्थापित हो गया। मध्य प्रदेश मांडू में बनाया गया तुगलक शासकों द्वारा किला, मांडू का किला, ये तुगलक सम्राटों द्वारा बनाया गया था। मोहम्मद तुगलक ने 2 योजनाएं बनाई। पहला, दक्षिण में देवगिरी दौलताबाद को अपनी राजधानी बनाना और दूसरी, चांदी के सिक्के की जगह तांबा मिश्रित कांसे के सिक्के चलाना। मोहम्मद बिन तुगलक ने सुल्तान बनने के कुछ साल बाद ऐलान किया कि दक्षिण में स्थित दौलताबाद नाम का शहर अब सल्तनत की राजधानी बनेगी। उसने आदेश दिया कि दिल्ली में
रहने वाले अधिकारी, कर्मचारी, सेनापति, विद्वान आदि दौलताबाद की ओर कूच करे। जिन लोगों ने इसके आदेश नहीं माने उन्हें कठोर दंड दिया गया। जो लोग गए उन्हें रास्ते में बहुत कष्ट सहना पड़ा। कई लोग रास्ते में ही मर गए। दौलताबाद में रहना बहुत से लोगों को पसंद नहीं आया। इसका यह मतलब नहीं था कि दिल्ली खाली कर दी गई। दिल्ली अभी भी प्रशासन व सेना का केंद्र बनी रही। फर्क इतना था कि अब शासन के दो केंद्र बन गए, उत्तर में दिल्ली और दक्षिण में दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक की दूसरी प्रमुख योजना थी चांदी के सिक्कों की जगह कांसे के सिक्के चलाना। उन दिनों खरीदने और बेचने के काम में चांदी और तांबे के सिक्के चलते थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी बचाने के लिए ऐलान किया कि उसके ही मूल्य पर कांसे के सिक्के चलेंगे। अर्थात अगर पहले एक चांदी के सिक्के पर 10 मन गेहूँ मिलता था तो अब एक कांसे के सिक्के के बदले भी उतना ही गेहूँ मिलेगा। उन दिनों पूरी दुनिया में चांदी की कमी हो रही थी और चांदी की कीमत बढ़ रही थी। शायद इसे देखकर वह चांदी बचाना चाहता था। कारण जो भी हो, उसका नतीजा बहुत गलत हुआ। कई लोगों ने बहुत सारे जाली कांसे के सिक्के ढलवा दिए और उसे बाजार में चलाने लगे। चांदी की जमाखोरी होने लगी। इस कारण पूरी अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। अंत में मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसे के सिक्के को वापस ले लिया और लोगों को कांसे के बदले चांदी के सिक्के दिए। इससे राजकोष रिक्त हो गया। इसी तरह उसका दुआब में कर वृद्धि, कराजिल और खुरासान अभियान भी असफल रहा। मोहम्मद बिन तुगलक की ये योजनाएं भले ही असफल रही हो, लेकिन उसका एक काम तारीफ के काबिल था। वह किसी को ऊंचे पद पर नियुक्त करते समय यह नहीं देखता था कि वह आदमी भारतीय है या तुर्क, हिंदू है या मुसलमान, अमीर है या गरीब, एक कारीगर का बेटा है या सेनापति का बेटा। जो योग्य था उसी को उसने नौकरी दी। इसका नतीजा यह हुआ कि पुराने तुर्क अमीरों की जगह सामान्य लोगों ने भी ऊंचे पद प्राप्त किए। इस सब के बावजूद समस्या यह थी कि सल्तनत बहुत बड़ी हो गई थी और उसे एक रखना मुश्किल हो गया था। जगह जगह सुल्तान के खिलाफ विद्रोह होने लगे और कुछ समय बाद लगभग हर प्रांत एक स्वतंत्र सल्तनत बन गया। छत्तीसगढ़ पर सल्तनत कालीन शासकों का प्रभाव नहीं था। रतनपुर के कलचुरी राजा यहाँ राज करते रहे। उनके अंतर्गत अनेक जमींदारियाँ थीं। यहाँ की राजनीति में आदिवासी समाज की भूमिका महत्वपूर्ण थी।